मैं शशांक सोनी लक्ष्य एकेडमी अरण्य गुरुकुलम की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां हम मिलकर भारतीय संविधान की चर्चा कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने भारतीय संविधान के निर्माण प्रक्रिया, उसकी अनुसूचियां, भाग एवं प्रस्तावना की विस्तृत चर्चा की थी। आज की क्लास में हम संविधान की प्रमुख विशेषताओं को देखेंगे। आज की क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास में हम संविधान के प्रमुख प्रावधानों की अवधारणाओं तथा संविधान की टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। आशा करता हूं आपको अच्छे से यह क्लास समझ में आएगी। थोड़ा सा धैर्य व ध्यान से एक एक शब्द को समझने तथा याद करने का प्रयास कीजिएगा कि वह आपके मस्तिष्क में अच्छे से समाहित हो जाए। यह अत्यंत आवश्यक है संविधान को समझने के लिए। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं हमारी क्लास। संविधान की प्रमुख विशेषताएं। हमारा संविधान अत्यंत ही अद्वितीय तथा अनूठा है क्योंकि इसमें बहुत सारे देशों के लगभग 60 देशों के संविधान का हमने अवलोकन किया था। 64 लाख रुपए खर्च किए। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमने अपने संविधान का निर्माण किया तथा इतने विस्तृत संविधान जिसमें लगभग क्रमांक के आधार पे 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा एक प्रस्तावना को समाहित किया था। इतने व्यापक व विशाल संविधान को बनाने के लिए हमने किन किन चीजों को ग्रहण किया यह हम देखेंगे तथा यही इसकी सबसे पहली विशेषता बनी कि यह अपने आप में विश्व का सबसे बड़ा व व्यापक संविधान है। हमारे संविधान में सामाजिक कल्याण या लोकहित के साथ साथ व्यक्ति के मूल अधिकार व उसकी आवश्यकताओं के बीच भी संबंध बैठाया गया है, जहां हमारे मौलिक अधिकार हमारे व्यक्ति के समग्र विकास के लिए सहायता प्रदान करते हैं। वहीं राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य को यह आदेश देते हैं कि वह लोगों की आवश्यकताओं लोकहित के अकॉर्डिंग अच्छे कानूनों का निर्माण करे। चलते हैं हमारी संविधान की विशेषताओं की तरफ, जिसमें सबसे पहली विशेषता है लिखित व्यापक संविधान। सर आइवर जेनिंग्स ने भारत के संविधान को विश्व का सबसे बड़ा व्यापक संविधान की संज्ञा दी है क्योंकि इतने बड़े स्तर पे किसी भी देश का संविधान नहीं है। अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुसूचियां हैं। कनाडा के संविधान में लगभग 147 अनुसूचियां हैं। अमेरिका का संविधान प्रथम संविधान था जिसे एक विस्तृत रूप से बनाया गया था, एक व्यवस्था के माध्यम से बनाया गया था। हमने जाना था कि 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में उसका निर्माण किया गया, जबकि हमने अपने संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जिसने 1949 26 नवंबर को हमें पूर्ण रूप से संविधान बनाकर सौंपा था। तो यह थी आपकी पहली विशेषता कि हमारा संविधान इतना व्यापक, इतना विस्तृत, इतना विशाल है, जो अपने आप में इसकी अनूठी विशेषता को बताता है। दूसरा, इस बड़े संविधान को बनाने के लिए हमने जिन जिन देशों के संविधान का अध्ययन किया, जहां जहां से चीजों को ग्रहण किया, उसे हम देखने वाले हैं। हमारे संविधान को उधार के संविधान की तुलना भी या कटाक्ष के रूप में उसकी तुलना की जाती है कि हमारा भारतीय संविधान एक उधार का थैला है, क्योंकि हमने विश्व के अनेक देशों से, उनके संविधान से कुछ चीजों को अपने संविधान में अपनाया है। साथ ही कुछ तत्वों को हमने पूर्व में ब्रिटिशों द्वारा बनाए गए अधिनियमों से भी ग्रहित किया। आइए उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसके तहत हमने संघीय तंत्र लिया, अर्थात राज्य तथा केंद्र 2 व्यवस्थाएं होंगी जो साथ में समन्वय बना के देश का शासन चलाएंगे। दूसरा था राज्यपाल का कार्यालय कि राज्यों का प्रमुख राज्यपाल होगा। न्यायपालिका, जैसा अभी आप न्यायपालिका का स्वरूप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, यह पहले भी था परंतु इसकी प्रवृत्ति थोड़ी अलग थी। लोक सेवा आयोग जो आपके लिए केंद्रीय स्तर पे और राज्य स्तर पे सेवाओं की नियुक्ति करती है, सेवकों की नियुक्ति करती है, यह हमने 1935 के अधिनियम से दिया है। इसके साथ आपातकालीन उपबंध, जब कभी देश में अराजकता, अखंडता या संविधान के लोकतांत्रिक ढांचे पर प्रहार होता है तो केंद्र के पास यह शक्ति होती है कि वह संपूर्ण देश का शासन अपने हाथ में ले सके। आपातकालीन उपबंध के अंतर्गत हम राष्ट्रीय आपात,
राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात को देखते हैं, जिसकी चर्चा हम कुछ अभी की क्लास में तथा कुछ आगे की क्लासों में भी करेंगे। दूसरा है प्रशासनिक विवरण। आज के डेट में जो प्रशासनिक विवरण चले आ रहे हैं ये भी उसी भारत शासन अधिनियम 1935 की देन है। उसके पश्चात हमने ब्रिटेन, जिसके हम गुलाम थे, उससे बहुत सारी चीजें ग्रहण की। सबसे पहले संसदीय शासन, अर्थात संसद के माध्यम से देश का शासन, जिसमें कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध होगा। विधायिका जो है कार्यपालिका पर पूर्ण तरह से नियंत्रण रखेगी। विधि का शासन, अर्थात देश में सबसे ऊपर विधि होगी, देश का कानून होगा, कोई भी व्यक्ति उससे ऊपर नहीं हो सकता तथा उसका सभी पर समान नियंत्रण होगा, उसके सामने कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं होगा। विधायी प्रक्रिया, अर्थात कानून या अधिनियम को बनाने का जो तरीका या जो हमने प्रक्रिया अपनाई वो ब्रिटेन की थी। आज भी हमारे यहाँ जो प्रक्रिया बनाई जाती है कानून के लिए उसे हम ब्रिटेन से ही लिए हैं, जो विधायी प्रक्रिया चली आ रही। एकल नागरिकता, हालांकि हम संघीय तंत्र हैं लेकिन हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है कि संपूर्ण देश में एक ही नागरिकता होगी। मंत्रिमंडल प्रणाली, अर्थात सरकार कैसे काम करेगी उसके लिए एक मंत्रि परिषद होगी जो विधायिका से चुनी जाएगी, उसे हम मंत्रिमंडल प्रणाली कहते हैं, जो विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से लोकसभा यानी निम्न सदन में उत्तरदायी होगी। यह हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया। परमाधिकार लेख, जब कभी आपके मूल अधिकारों का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा उनकी रक्षा के लिए समय समय पर कुछ परमाधिकार या रिट्स जारी की जाती हैं, जिनके बारे में हम उनके अध्याय में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अभी आप यह याद रखिए कि परमाधिकार लेख हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। ब्रिटेन से हमने दो प्रमुख चीजें और ली, जैसे संसदीय विशेषाधिकार, अर्थात संसद के सदस्यों के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं जो कि संसद की कार्यवाही में उनके कर्तव्यों के निर्वहन में उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। जैसे किसी भी संसद सदस्य को संसद की कार्यवाही के 40 दिन पहले या 40 दिन के पश्चात गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसी के साथ द्विसदनवाद, अर्थात एक सदन निम्न सदन होगा जिसे हम लोकसभा कहते हैं, जिसमें सीधे सीधे देश की जनता का प्रतिनिधित्व होता है, तथा दूसरा सदन राज्यसभा होगा जिसे हम वरिष्ठों का सदन कहते हैं, तथा राज्यों का सदन भी है, यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह द्विसदनवाद हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। अब चलते हैं अगले देश की तरफ, अमेरिका। अमेरिका के संविधान से सबसे पहले मुख्य रूप से हमने दो चीजें ली, मूल अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इन्हीं के अंतर्गत हम बात करते हैं क्या क्या तत्व हैं। मूल अधिकार, ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के समग्र विकास के लिए आवश्यक हैं, मूल अधिकार कहलाते हैं, जिन्हें हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। न्यायपालिका हमने ली थी ब्रिटेन से, परंतु न्यायपालिका की स्वतंत्रता का स्वरूप हमने ग्रहण किया अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन, अर्थात न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून या आदेशों को संविधान की कसौटी पे जांच सकती है। अगर ये संविधान की किसी भी बात का उल्लंघन करते हैं तो वह उन्हें खारिज कर सकती है, जीरो कर सकती है, समाप्त कर सकती है। यह उसकी न्यायिक सर्वोच्चता को बताता है। उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का हटाया जाना एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग। ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाना तथा राष्ट्रपति को हटाया जाना लगभग प्रक्रिया सेम है, परंतु नामों में अंतर है। महाभियोग शब्द का यूज केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए किया जाएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इन स्त्रोतों में एक एक शब्द, एक एक प्रावधान याद होने चाहिए कि कहां से हमने क्या ग्रहण किया है। आगे चलते हैं आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए, जो कि एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के उद्देश्य से शामिल किया गया था, जो कि राज्यों को निर्देश देते हैं कि वे ऐसा कानून बनाएं जिससे सबका हित हो, सबका लाभ हो। इसके पश्चात राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, किस पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा, यह आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा का नामांकन, अर्थात राज्यसभा में 12 सदस्यों का हम मनोनयन या नामांकन करते हैं, यह हमने आयरलैंड से ग्रहण किया है। उसके पश्चात कनाडा।
कनाडा से हमने सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था को अपनाया है। ध्यान रखिएगा, हमारा देश संघीय जरूर है परंतु कनाडा के संघ की तरह है, न कि अमेरिका के संघ की तरह। उसके पश्चात अवशेष शक्तियां। कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं या कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनका अभी निर्धारण नहीं किया गया है। हमने समवर्ती सूची में देखा था कि शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिनकी आवश्यकता अभी हमें नहीं है, लेकिन भविष्य में ऐसे विषयों की आवश्यकता पड़ सकती है, तो उन्हें कहाँ रखा जाएगा? तो संविधान के द्वारा उन विषयों को केंद्र को सौंपा गया है। यह हमारी अवशिष्ट शक्तियां कहलाती हैं। इन्हें हमने कनाडा से ग्रहण किया था। चलिए, हमने राज्यपालों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय निर्णय कनाडा के संविधान से ग्रहण किया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर सरकार उनसे विचार विमर्श करती है। राष्ट्रपति उनसे किसी भी संदर्भ में पूछ सकते हैं। यह बातें हमने कनाडा के संविधान से ली। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान की तरफ। तो कल हमने प्रस्तावना में बात की थी कि प्रस्तावना कहां से ली जाएगी, तो वह था अमेरिका। परंतु प्रस्तावना की भाषा शैली पर किस देश का प्रभाव होगा, तो उसका आंसर था आपका ऑस्ट्रेलिया। 2 बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं जो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिए। पहली थी समवर्ती सूची, उसके साथ संसद की संयुक्त बैठक। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। पहला प्रस्तावना की भाषा शैली, दूसरा समवर्ती सूची, तीसरा संसद की संयुक्त बैठक। जर्मनी के वाइबर सिद्धांत से हमने यह जाना था कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का प्रतिबंध कर सकते हैं। अर्थात हमने जर्मनी के संविधान से यह सीखा कि जब भी आपातकाल आपके देश में लगेगा, मूल अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है, स्थगित किया जा सकता है कुछ समय के लिए। परंतु इसमें एक अपवाद है कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 कभी भी स्थगित या समाप्त नहीं होंगे किसी भी अवस्था में, चाहे कंडीशन कोई भी हो। यह अपवाद आपको याद रखना है, क्योंकि यह मूल कर्तव्यों में भी तथा आपातकाल के चैप्टर में भी क्वेश्चन यह आपसे पूछता है कि कौन से अनुच्छेदों का जोड़ा है जो कभी समाप्त नहीं होता या जिसे कभी भी स्थगित नहीं किया जा सकता। उसके पश्चात सोवियत संघ या जो पूर्व में रूस था, उससे हमने मूल कर्तव्य लिए। मूल कर्तव्य अर्थात हमारे अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी बनते हैं जिनका पालन करना अति आवश्यक है। उनकी अवहेलना करने पर दंड भी दिया जा सकता है। यह हमारे संविधान में मूल रूप से नहीं था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इन्हें जोड़ा गया। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर जोड़ा गया था, जिसमें प्रारंभ में 10 विषय थे जिन्हें बाद में बढ़ाकर 11 कर दिए गए। वर्तमान में इसमें भी 11 विषय शामिल हैं। साथ ही साथ हमने कल देखा था कि प्रस्तावना में न्याय का आदर्श था, अर्थात सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात जो हमने प्रस्तावना में की थी, उसका ग्रहण हमने रूस की क्रांति या रूस के संविधान से किया है। अगला देश है फ्रांस। फ्रांस से सबसे महत्वपूर्ण चीज हमने ली वह है गणतंत्रात्मकता या गणराज्य। अर्थात हमारे देश का जो सर्वोच्च पद होगा राष्ट्रपति, वो वंशानुगत नहीं होगा। उसका चयन देश की जनता के द्वारा समय समय पर किया जाएगा। दूसरी बात, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता व बंधुता के आदर्श जिनकी चर्चा हमने पिछले क्लास में की थी, यह सभी हमने फ्रांस की क्रांति या फ्रांस के संविधान से ग्रहित किया है। तत्पश्चात एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कि आपका संविधान समय पर आवश्यकता पड़ने पर यदि उसमें कुछ परिवर्तन करना हो, कुछ चीजों को जोड़ना हो, किसी चीज को हटाना हो या कुछ परिवर्तन करना हो, तो वो कैसा किया जाएगा? तो उसके लिए एक प्रक्रिया है जिसे हम संविधान संशोधन के नाम से जानते हैं। यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अलावा हमने दक्षिण अफ्रीका से एक महत्वपूर्ण चीज ग्रहण की, वह था राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन। अर्थात हमारे राज्यसभा में सदस्य कैसे चुने जाएंगे, इसकी बात हमने राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया। यहाँ आपको एक बात याद रखना है कि राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया,
जबकि राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन हमने आयरलैंड के संविधान से कथित किया है। यह दो बड़े ही कंफ्यूजिंग फैक्ट्स हैं जिन्हें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले देश की तरफ जो कि है जापान। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अर्थात हमारे यहाँ जो भी कार्य किए जाएंगे, जैसे भी शासन व्यवस्था चलेगी वो विधि के अनुसार ही चलेगी, संविधान में दी गई बातों के अनुसार ही चलेगी, उसी के अनुसार आपका देश कार्य करेगा, न कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की इच्छा शक्ति से। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब चलते हैं, यह हुआ हमारे संविधान के प्रमुख स्रोत। आपने देखा कि हमने लगभग बहुत सारे देशों से बहुत सारी चीजें ग्रहण की। हमारे संविधान के सबसे प्रमुख प्रावधान या सबसे अधिक ग्रहण किए गए प्रावधान है 1935 के भारत शासन अधिनियम से। ऐसा कहा जाता है कि लगभग हमारे संविधान में 2/3 प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 के हैं। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आलोचना करते समय यह कहा था कि हमारे देश का शासन 1935 के अधिनियम से चलाया जा सकता था, तथा डॉक्टर अंबेडकर ने इतने सब स्रोतों को ग्रहण करने के बाद उन पे लगे उधार के थैले के आरोप के जवाब में उन्होंने कहा था कि हम विश्व का सबसे बेहतरीन संविधान बनाना चाह रहे थे। इस कारण इतने संविधानों का हमने विस्तृत रूप से अवलोकन किया, तो इतना समय लगना तो वाजिब था। अब चलते हैं कुछ अन्य विशेषताओं की तरफ, देखते हैं कि संविधान की और क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले है लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित, अर्थात अंतिम शक्ति भारत की जनता में ही निहित होगी, भारत की जनता ही मालिक होगी। उसके बाद है अनम्य व नम्य का समन्वय, अर्थात हमारा संविधान परिवर्तन की दृष्टि से कठोर भी है और लचीला भी। अनम्य संविधान हमने अमेरिका के संविधान को कहा जाता है क्योंकि उसके संशोधन की प्रक्रिया एक विशेष प्रकार की है, एवं नम्य संविधान ब्रिटेन का कहा जाता है क्योंकि वहां संशोधन की प्रक्रिया साधारण सी ही होती है। हमारे देश ने दोनों की प्रक्रियाओं का समन्वय किया तथा दोनों की प्रक्रियाओं को अपना के एक मध्यम मार्ग अपनाया, जिसे दो भागों में हम बांटकर पढ़ते हैं। हमारे संविधान के संशोधन में दो प्रक्रियाएं हैं। पहला जिसे बोलते हैं विशेष बहुमत, अर्थात उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 से अधिक एवं सदन की कुल बहुमत संख्या का आधे से कुल संख्या का आधे से अधिक। दूसरी प्रक्रिया है विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। ये दो प्रक्रियाएं संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आती हैं, जिसके माध्यम से संविधान में परिवर्तन किया जाता है। इसके साथ ही सामान्य विधायी प्रक्रिया भी है, जिसके साथ कुछ कुछ प्रावधानों को कुछ चीजों को बदला जाता है, लेकिन उन्हें 368 के अंतर्गत नहीं रखा जाता। आगे बढ़ते हैं अगली विशेषता की तरफ, जो कि है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, अर्थात एकात्मक भी हो तथा संघीय भी हो। ये कैसे हो सकता है समझेंगे। हमारे संविधान में अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात राज्यों को मिलाकर भारत का निर्माण किया जाएगा। इसके दो अर्थ निकलते हैं कि भारत राज्यों के बीच परस्पर संधि का परिणाम नहीं है, दूसरा किसी भी राज्य को इस संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसे ही संघीय सरकार की संज्ञा दी जाती है, जहां पे राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं तथा एक सरकार राज्य में कार्य करती है तथा दूसरी सरकार केंद्र में कार्य करती है। इसी संघीय सरकार में इन दोनों के साथ एक स्वतंत्र न्यायपालिका का भी होना आवश्यक हो जाता है, जो कि संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करे। अब आइए देखते हैं कि एकात्मक शासन प्रणाली क्या होती है तथा उसके कुछ तत्व हैं, उनकी बात करते हैं, जो सीधे सीधे आपसे पेपर में पूछता है कि कौन से तत्व एकात्मक है या कौन से तत्व संघात्मक। एकात्मक शासन प्रणाली का सीधा सा अर्थ होता है कि सारी की सारी शक्तियां एक केंद्र में जाकर के जमा हो गई हो या एक केंद्र में जाके विद्यमान हो गई हो, या किसी एक केंद्र के द्वारा समस्त देश या राज्य को संचालित किया व नियंत्रित किया जाए, तो उसे हम एकात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। जहां पर भी आपको ऐसा बोध हो कि एक ही जगह से नियंत्रण हो रहा है या एक ही सेंटर ऑफ पावर है, उसे आप एकात्मक शासन प्रणाली की श्रेणी में रख सकते हैं।
इसके तत्व हैं, पहला इकहरी न्यायपालिका, जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, वह अपने उसके द्वारा दिए गए निर्णय फैसले पूरे के पूरे देश में लागू होते हैं, चाहे वह कहीं की भी सरकार हो, उसके अधीनस्थ जितने भी न्यायालय आते हैं सबको उसके आदेशों को मानना ही पड़ता है। एकल नागरिकता, हमारे देश में केवल एक नागरिकता का प्रावधान किया गया ताकि हमारे देश को एक सूत्र में बांधा जा सके। अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्र के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया गया जो कि पूरे के पूरे देश में अपने सेवकों के माध्यम से शासन करते हैं, नियंत्रण करते हैं। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, जब भी आपके देश में अखंडता एकता को हानि होती है या संवैधानिक ढांचे को हानि पहुंचती है, नुकसान का खतरा होता है, तो सारी की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में चली जाती हैं। पूरे देश का शासन राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेते हैं, जिसकी विस्तृत चर्चा हम करेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र के द्वारा हर एक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है जो कि राज्य और केंद्र के मध्य कड़ी का काम करता है तथा केंद्र परोक्ष रूप से उसके माध्यम से राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। अब देखते हैं संघात्मक शासन प्रणाली क्या होती है। तो केंद्र व राज्यों के मध्य स्पष्ट रूप से शक्तियों, कर्तव्यों, दायित्वों, अधिकारों का विभाजन होता है, उसे हम संघीय शासन प्रणाली की संज्ञा देते हैं, जिसके तत्व के रूप में है लिखित संविधान। अर्थात आपके संविधान में लिखित रूप से बता दिया गया है कि हर एक की शक्तियां, कर्तव्य, दायित्व क्या क्या होंगे, कोई भी एक दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण नहीं कर सकता। संविधान की सर्वोच्चता, हमारे यहाँ सबसे ऊपर संविधान है, उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं। स्वतंत्र न्यायपालिका, चूंकि हमारी न्यायपालिका इकहरी है लेकिन यह स्वतंत्र भी है। स्वतंत्र इसलिए क्योंकि यह केंद्र और राज्य दोनों पर नियंत्रण रख सकती है। उसके बाद द्विसदनवाद, जैसे हमने चर्चा की थी कि दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में सीधे आपके प्रतिनिधि जाते हैं जो आपके क्षेत्र को वहां पर प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके साथ ही राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए राज्यसभा का गठन किया गया है, तो यह राज्यों का भी प्रतिनिधित्व वहां पर करता है, राज्यों को भी एक विशेष रूप से अहमियत देता है। अब हमने समझ लिया कि हमारे देश में कुछ एकात्मक तत्व भी हैं तथा कुछ संघात्मक तत्व भी हैं। इसी बातों को, इन्हीं दोनों के समन्वय को लेकर कुछ विचारक जो हैं हमारे देश के संविधान को अलग अलग नामों से बोलते हैं, अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं, जो कि आपके पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इनके कथन या इनके नाम प्रश्नों में आते हैं तथा बोला जाता है कि इन्होंने क्या कहा या इस बात को किसके द्वारा कहा गया, तो यह आपको याद रखना अति आवश्यक है। देखते हैं उन प्रमुख बातों को। सबसे पहला है एकात्मक की भावना में संघ, अर्धसंघ, ये कहने वाले हैं के.सी. वियर। इसके पश्चात बार्गेनिंग फेडरलिज्म, ये कथन है मॉरिस जोन्स का। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ऑस्टिन के द्वारा कहा गया। फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ये जेनिंग्स के द्वारा कहा गया था। ये अति महत्वपूर्ण है, आप इन्हें विशेष रूप से याद रखिएगा क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं अगली विशेषता की तरफ, जो कि है संसदीय व्यवस्था या संसदीय शासन। इसे हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया था, जिसका अर्थ ये है कि विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय स्थापित होगा। विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका में मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखेगी। कार्यपालिका पूर्ण रूप से विधायिका के एक विशिष्ट अंग लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी तथा वह उसके ही द्वारा पूर्ण तरीके से नियंत्रित भी होगी। इसे वेस्टमिंस्टर मॉडल या मंत्रिमंडलीय मॉडल या उत्तरदायी सरकार भी कहा जाता है। अगली विशेषता है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय संप्रभुता हमने ब्रिटेन से ग्रहण की, अर्थात संसद सर्वोच्च है, संसद संप्रभु है, यह बात हमने ब्रिटेन से ग्रहण की। जबकि न्यायिक सर्वोच्चता अर्थात न्यायपालिका ही सर्वोच्च है, इस बात को हमने अमेरिका से ग्रहण किया। अब दोनों ही चीजें एक साथ तो सर्वोच्च नहीं हो सकती, इसीलिए हमारे यहाँ समन्वय स्थापित किया गया दोनों में और दोनों को ही हमारे यहाँ स्थान दिया गया। जैसे
हमारे यहाँ संसद को सर्वोच्च बनाया गया कि वह कानून निर्माण करे और देश की सबसे बड़ी संस्था सर्वोच्च है, पूरे देश का नियंत्रण करेगी। परंतु उसकी निरंकुशता को, सरकार की निरंकुशता को रोकने के लिए न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह उसके द्वारा बनाए गए कानूनों की न्यायिक समीक्षा करेगा। अगर न्यायिक समीक्षा में उसके द्वारा बनाए गए कानून संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो वह उन्हें शून्य घोषित कर सकता है, उन्हें समाप्त कर सकता है। इस आधार पर अगर हम देखें तो हमारे देश में सर्वोच्च रूप में न्यायिक सर्वोच्चता को स्थान दिया गया है। भारत में हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हैं, अर्थात कानून के निर्माण के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया है। अगर उस प्रक्रिया का पालन किया जाए तभी ही कोई विधेयक, अधिनियम या कानून का रूप धारण करेगा। यदि उस प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ है या किसी भी प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया गया तो कानून नहीं बन पाएगा। लेकिन अमेरिका के संविधान में विधि की न्यायोचित प्रक्रिया है, अर्थात भारत में अगर किसी भी कानून का निर्माण हुआ है और अगर किसी को लगता है कि वह कानून उचित नहीं है और उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करता है तो सुप्रीम कोर्ट केवल यह देखेगा कि उसे बनाई गई प्रक्रिया में तो कोई गलती नहीं थी, सारे प्रोसीजर को ध्यान में रखकर उसका निर्माण किया गया या नहीं, परंतु वह उसमें लिखी गई बातों का अध्ययन नहीं करेगा। इसके उलट अमेरिका के संविधान में विधि की न्यायोचित प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत वह यह तो देखेगा कि प्रक्रिया के तहत वह बनाया गया कानून सही है या नहीं, उसके साथ ही वह उसमें समाहित किए गए तत्वों को भी जांचेगा कि यह सही है कि नहीं। हमारे यहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भले ही हो, परंतु परोक्ष रूप से हमारे यहाँ विधि की न्यायोचित प्रक्रिया भी शामिल है, जिसकी विस्तृत रूप से चर्चा हम आगे वाले अध्यायों में करेंगे। अभी के लिए आप बस ये याद रखिए कि हमारे यहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है और अमेरिका में विधि की न्यायोचित प्रक्रिया। अब चलते हैं अगली विशेषता, मूल अधिकार व मौलिक कर्तव्य। हमारे लिए मूल अधिकार अत्यंत आवश्यक है, उसी के लिए हमने संविधान का निर्माण किया तथा अधिकारों के साथ साथ हमारे कुछ दायित्व भी हैं जिन्हें हमने मौलिक कर्तव्य में स्थान दिया है। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व, जिनका केवल और केवल एक लक्ष्य है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ये 3 प्रकारों में वर्गीकृत किए गए हैं, समाजवादी, गांधीवादी तथा उदारवादी, जिसकी विस्तृत चर्चा हम इसके अध्याय में करेंगे। पंथ निरपेक्ष राज्य, अर्थात राज्य या देश का स्वयं कोई धर्म या पंथ नहीं होगा, वह सभी धर्मों का समान रूप से आदर करेगा, सर्वधर्म समभाव की नीति को अपनाएगा। स्वतंत्र न्यायपालिका, अर्थात न्यायपालिका के जितने भी कार्य हैं उसमें वह अपने आप में स्वतंत्र है, जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी सेवा शर्तें, उनका हटाया जाना तथा हटाए जाने के बाद वे किसी भी जगह में कार्य करने के लिए अनुमति उनको नहीं है। ये सब चीजें स्वतंत्र न्यायपालिका में आती हैं ताकि उन्हें किसी भी भय से मुक्त रखा जा सके। वयस्क मताधिकार, अर्थात हम अपनी सरकार कैसे चुनते हैं, संसदीय प्रशासन प्रणाली कैसे काम करेगी, वह वयस्क मताधिकार के अंतर्गत आता है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार वयस्क मताधिकार का अर्थ है एक सदस्य एक वोट। यहाँ आप ध्यान रखिएगा, वयस्क मताधिकार का मतलब केवल 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति का मतदान करना नहीं होता। वयस्क मताधिकार का अर्थ है कि देश के सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के अपनी सरकार चुनने का मौका दिया जाए। 61वें संविधान संशोधन 1989 में यह लिमिट पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, जिसे उस संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तित करके 18 वर्ष कर दिया गया, जो कि वर्तमान में भी 18 वर्ष है। एकल नागरिकता, संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधने के लिए, एक रूप में करने के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। आपातकालीन प्रावधान, देश की एकता, अखंडता तथा संवैधानिक ढांचे की विफलता के समय देश को स्थिर रखने के लिए सारी की सारी शक्तियां देश की केंद्र में समाहित हो जाती हैं, किसी एक जगह पर समाहित हो जाती हैं, उसे हम आपातकालीन प्रावधान कहते हैं। अर्थात राष्ट्रपति के पास वे सारी शक्तियां चली जाती हैं कि वे उस देश का या उस क्षेत्र का नियंत्रण करें। यह 3 प्रकार से है। पहला, राष्ट्रीय आपात, जो कि अनुच्छेद 352 में वर्णित है, जो कि पूरे देश में या उसके किसी एक भाग में लगेगा।
दूसरा है राज्यों में राष्ट्रपति शासन, जिसे 356 अनुच्छेद के अनुसार लगाया जाता है किसी एक या कुछ राज्यों को मिलाकर। तीसरा है वित्तीय आपातकाल। जब हमारे देश में वित्तीय संकट आ जाता है तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लागू कर सकते हैं। अगली विशेषता है त्रिस्तरीय सरकार। जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था तब हमने केवल 2 स्तर की सरकारों को ध्यान में रखकर अपने संविधान का निर्माण किया था। एक था केंद्र, दूसरा था राज्य। परंतु धीरे से हमें समझ में आया कि एक स्तर और होना चाहिए जिससे संपूर्ण देश की व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। इसलिए हमने स्वशासन को स्थान दिया, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का माफ कीजिएगा नगरीय निकायों का गठन किया, जो कि संविधान संशोधन अधिनियम 73 व 74 के माध्यम से किया गया था। ये विशेषता है स्वतंत्र निकाय। हमारे देश में संविधान के मूलभूत अंग के रूप में विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का गठन तो किया ही गया, साथ में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए उसके खंभों के रूप में कुछ स्वतंत्र निकायों का भी गठन किया गया, जो कि हमारे देश की व्यवस्था में संविधान की रक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करते हैं, जैसे निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग एवं आपका महालेखा परीक्षक या सीएजी। तत्पश्चात सहकारी समितियां, इनका गठन 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से किया गया। ये क्या होती हैं? तो कुछ लोगों का संघ जो कि किसी लाभ के लिए निजी या सामाजिक रूप से एकत्र होकर समितियों का निर्माण करते हैं और कुछ कार्य करते हैं, उन्हें सहकारी समिति कहा जाता है। इन्हें संविधान के भाग 9 में जगह दी गई तथा अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT में स्थान दिया गया। तो ये थी संविधान के कुछ प्रमुख विशेषताएं। आशा करते हैं कि आपको हर एक पॉइंट का मतलब अच्छे से समझ में आया होगा। यह संविधान के प्रमुख प्रावधानों का एक संक्षिप्त विवरण था। अब हम इसके बाद सभी प्रावधानों को, सभी अध्यायों को, सभी भागों को विस्तृत रूप से एक एक करके अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।